Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to Legend Institute of Management and Sciences. Hope all of you are doing well. Today we will start our fourth lecture of plant systematics and I am your course instructor Sehri Shumar. बेसिकली आज हमने अपना फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करना है दैट इज़ अबाउट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आप जानते हैं कि जो थर्ड लेक्चर है हमारा उसमें हमने बेसिकली सिस्टम स्टार्ट किए थे क्लासिफिकेशन के और हमने दो सिस्टम डिस्कस किए थे दैट वाज लीनियर सिस्टम एंड सिस्टम्स ऑफ जेस्यू। ठीक है कि लीनियर सिस्टम में इसने क्या किया था, ही क्लासिफाइड द प्लांट इनटू 24 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेमन्स, कि जितने नंबर थे स्टेमन के उस बेस पर उसने प्लांट्स को 24 क्लास में डिवाइड किया था। इसी तरह जो जेस्यू का सिस्टम था उसने बेसिकली हमें डिफ्रेंशिएट करवाया था मोनोकॉटिलिडन्स और डाइकॉटिलिडन्स के अंदर। और आज जो हमने डिस्कस करना है दैट इज़ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसको आज हमने डिटेल में डिस्कस करना है। अगर हम इसकी मॉडिफिकेशन फॉर्म की बात करें कि ये किसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, तो ये जो है बेंथम एंड हुकर सिस्टम इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डी कंडोल सिस्टम। ठीक है कि डी कंडोल एक साइंटिस्ट था जिसने जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया और उसको जो है मॉडिफाइड फॉर्म हमें बेंथम एंड हुकर ने दी। ये जो ब्रीफ हिस्ट्री है क्लासिफिकेशन की, इसको भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसकी बात करें तो दिस सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डेल्टन हुकर के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें ये सिस्टम प्रपोज करवाया। और ये जो सिस्टम था नेचुरल सिस्टम था कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इसमें प्रपोज करवाया गया। अब आपको पता है कि नेचुरल सिस्टम क्या होता है कि ऐसे करेक्टर्स जिसकी बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाए और वो करेक्टर्स जो कि नेचुरल हों। ठीक है, नेचुरल करेक्टर्स क्या हो सकते हैं, वेजिटेटिव करेक्टर्स हो सकते हैं, फ्लोरल करेक्टर्स हो सकते हैं जो कि प्लांट के अंदर नेचुरली मौजूद हों, उनको हम क्या कहते हैं कि नेचुरल करेक्टर्स हैं। और उसकी बेस पर अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, दैट इज़ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, और इसके बाद अगर हम बात करें तो दिस सिस्टम वाज पब्लिश्ड इन जेनरा प्लेंट्रम। आपको पता है कि जेनरा प्लेंट्रम इज़ अ बुक दैट वाज पब्लिश्ड बाय कार्लस लीनियस, एक साइंटिस्ट था जिसने जो है बेसिकली ये जेनरा प्लेंट्रम बुक लिखी थी। और उसने इसके अंदर अपना बायनोमियल नोमेनक्लेचर का सिस्टम भी पब्लिश किया था और साथ साथ जो उसने क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था जिसमें उसने 24 क्लासेस में डिवाइड किया था प्लांट को, वो भी उसने इसी के अंदर पब्लिश किया था। तो ये जो हमारे पास सेकंड सिस्टम है बेंथम एंड हुकर का, वो भी इसी बुक के अंदर पब्लिश किया गया है, जिसमें उसने प्लांट्स को बेसिकली 202 ऑर्डर्स में क्लासिफाई किया गया है। ठीक है कि 202 ऑर्डर्स बनाए गए हैं प्लांट्स के बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था इंट्रोडक्शन बेंथम एंड हुकर सिस्टम का। नेक्स्ट अगर हम इसके एडवांटेजेस की तरफ जाएं कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं हमारे पास, तो सबसे पहला एडवांटेज जो है दैट इज़ नेचुरल सिस्टम। जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया कि हमारे पास जो बेंथम एंड हुकर का सिस्टम है दैट इज़ नेचुरल सिस्टम इन विच ही क्लासिफाइड द प्लांट अपॉन द बेसिस ऑफ नेचुरल करेक्टर्स दैट आर फ्लोरल और वेजिटेटिव करेक्टर्स। ठीक है कि नेचुरल सिस्टम की बेस पर क्लासिफिकेशन की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम। और आपको पता है कि जो लीनियस का सिस्टम था जो कि फर्स्ट सिस्टम था हमारे पास क्लासिफिकेशन का, वो जो है आर्टिफिशियल सिस्टम था। ठीक है, जिसमें उसने आर्टिफिशियल करेक्टर्स की बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। और लीनियस खुद भी ये जानता था कि ये जो लीनियर आर्टिफिशियल सिस्टम है दैट इज़ नॉट सूटेबल। ठीक है, और वो कोशिश कर रहा था कि इस आर्टिफिशियल सिस्टम को वो नेचुरल सिस्टम में कन्वर्ट करे, लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं बचा, उसकी डेथ हो गई इससे पहले और वो इस आर्टिफिशियल को नेचुरल में कन्वर्ट नहीं कर सका। लेकिन उसके बाद जो साइंटिस्ट आए, जितने भी साइंटिस्ट आए, उन्होंने जो हमें सिस्टम दिया दैट वाज नेचुरल सिस्टम, चाहे वो जेस्यू का सिस्टम हो वो भी नेचुरल सिस्टम था। और अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं बेंथम एंड हुकर का सिस्टम, वो भी नेचुरल सिस्टम है, जो कि इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो कि हमें बेंथम एंड हुकर ने दिया। ठीक है, सेकंड एडवांटेज डिस्कस करें, दे डिफरेंशिएटेड बिटवीन सीड प्रोड्यूसिंग एंड नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। ठीक है कि उन्होंने हमें सीड प्रोड्यूसिंग और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स के दरमियान डिफरेंशिएट करवाया। अब हम जानते हैं कि सीड प्रोड्यूसिंग ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स बनते हैं, बेसिकली एंजियोस्पर्म्स होते हैं वो, जो कि फ्लावरिंग प्लांट हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीड्स। ठीक है, और नॉन सीड प्रोड्यूसिंग ऐसे प्लांट्स हैं जिनके अंदर सीड्स नहीं बनते बल्कि स्पोर्स बनते हैं और वो स्पोर्स के ज़रिए से ही रिप्रोडक्शन कंटिन्यू करते हैं अपनी, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जिसके जो कि स्पोर्स के ज़रिए से हो रही होती है क्योंकि उनके अंदर सीड्स नहीं बनते। ठीक है, और इसकी एग्जांपल की बात करें नॉन सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की, तो आज हम जानते हैं कि इसके अंदर मूसीज और फंड्स वगैरह आ जाती हैं जो कि सीड्स नहीं बनाते बल्कि स्पोर्स बनाते हैं।
ठीक है। उसके बाद थर्ड एडवांटेज है कवर्स अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, के जो हमारे पास बेंथम एंड हुकर का सिस्टम है उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्लांट्स की जो स्पीशीज़ थी वो सारी की सारी कवर हो गई थी, मतलब इसके सिस्टम ने ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं उनको कवर कर लिया था अपने सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे पास हैं इसके एडवांटेज बेंथम एंड हुकर सिस्टम के। नेक्स्ट अगर हम इसके क्राइटेरिया की तरफ देखें कि कौन से ऐसे करेक्टर्स थे जिसकी बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया था इन द बेंथम एंड हुकर सिस्टम, तो जो क्राइटेरिया है हमारे पास, फर्स्ट इज़ वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है कि वेजिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स की बेस पर प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया। सेकेंड इज़ प्रेजेंस ऑफ पिथ एंड कैम्बियम। ठीक है, अब पिथ क्या होती है? पिथ आपको पता है कि पेरेनकाइमेटस टिश्यू है जो कि सॉफ्ट होता है, स्पंजी होता है और पाया कहाँ जाता है? स्टेम के अंदर, स्टेम के सेंटर में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ये स्टेम है तो इसके सेंटर में पिथ पाई जाती है जो कि सॉफ्ट स्पंजी टिश्यू होता है और सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है बेसिकली। इसी तरह कैम्बियम जो है वो वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में पाया जाता है, दैट आर जाइलम एंड फ्लोइम, और उनके दरमियान में पाया जाता है और बेसिकली दोनों जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होते हैं प्लांट्स की। तो इसकी बेस पर भी क्लासिफिकेशन की गई। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। ठीक है कि लीव्स का किस तरह से अरेंज है। फॉर एग्जांपल ये अगर स्टेम है तो लीव्स जो हैं वो अल्टरनेटिवली भी अरेंज हो सकते हैं कि एक ऊपर है तो दूसरा इस तरह से नीचे है। इस तरह से भी अरेंज होते हैं कि दोनों लीव्स आमने सामने हों और जो नीचे आने वाले हैं वो डायरेक्टली इसके नीचे हों। तो इस तरह से जो सिस्टम है अरेंजमेंट का कि प्लांट्स के अंदर लीव्स किस तरह से अरेंज हुए हैं, किस तरह से उनका सीक्वेंस है, इस बेस पर भी क्लासिफिकेशन की गई कि जिनके अरेंजमेंट, दो प्लांट्स फॉर एग्जांपल, दो प्लांट्स अगर लिए गए तो दोनों के अरेंजमेंट देखी गई कि दोनों के अंदर लीव्स की अरेंजमेंट क्या है। अगर दोनों के अंदर लीव्स की अरेंजमेंट सेम है तो उन दोनों को एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास लीव्स वेनेशन। ठीक है, अब वेनेशन किसे कहते हैं? वेनेशन कहते हैं पैटर्न ऑफ वेन्स इन द ब्लेड ऑफ लीफ। ठीक है, ब्लेड, ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लीफ है तो इसका जो ब्लेड है इसके अंदर ये इस तरह से, तो इसके अंदर जो पैटर्न होगा वेन्स का उसकी बेस पर भी क्लासिफिकेशन की गई जिसे हम कहते हैं लीफ वेनेशन। ठीक है, अब वो वेनेशन मुख्तलिफ तरह की हो सकती है हमारे पास। पैरेलल वेनेशन हो सकती है ये इस तरह से, इसे हम क्या कहेंगे, ये हमारे पास पैरेलल वेनेशन है वेन्स की लीफ के अंदर, लीफ प्लेट के अंदर। और दूसरी हमारे पास होती है रेटिकुलेट वेनेशन जिसके अंदर नेटवर्क बन जाता है वेन्स का। ठीक है कि नेटवर्क के तौर पर अरेंज हुई होती हैं वेन्स लीफ ब्लेड के अंदर, तो इसको हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। तो दो तरह की हमारे पास वेनेशन है और इस बेस पर भी प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है कि आया के प्लांट्स के अंदर पैरेलल वेनेशन है या फिर रेटिकुलेट वेनेशन है। दो प्लांट्स के अंदर अगर सेम वेनेशन है तो उनको एक ही कैटेगरी के अंदर प्लेस किया गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ जो क्राइटेरिया है दैट इज प्रेजेंस ऑफ कोरोला। ठीक है, कोरोला किसे कहते हैं? कोरोला कहते हैं टुगेदर ऑल पेटल्स। ठीक है कि आपको ये डायग्राम में नज़र आ रहा होगा। इसके अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, वैसे तो आप लोगों ने बॉटनी ए जब पढ़ी थी तब भी आप लोगों ने फ्लावर के स्ट्रक्चर को एंजियोस्पर्म में डिटेल में डिस्कस किया था। अब हम उसी को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास जो फर्स्ट वर्ल होता है ना प्लांट के अंदर, पहला जो दायरा होता है दैट इज़ अबाउट द सेपल। ठीक है कि वो हमारे पास सेपल्स का दायरा होता है, दैट आर द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, ग्रीन कलर में होती हैं ये। और उसके बाद जो हमारे पास सेकंड वर्ल आता है, सेकंड दायरा आता है, उसे हम कहते हैं पेटल्स, और वो बेसिकली कलर्ड होती हैं अदर देन ग्रीन, के उनका कलर ग्रीन नहीं होता, कोई और होता है, और बेसिकली ये पोलिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं, दैट आर पेटल्स। और हमारे पास जब बहुत सारी पेटल्स होंगी उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे? कोरोला। ठीक है, कलेक्टिवली पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। इसी तरह सेपल्स को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? सेपल्स को कलेक्टिवली हम कह रहे होते हैं कैलेक्स। ठीक है, तो हमारे पास ये जो कोरोला और कैलेक्स है इसको आप बेसिकली के और सी से याद रखते हैं। ठीक है, पेटल्स जो है हमारे पास कोरोला और सेपल्स कैलेक्स। ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है कलेक्शन ऑफ सेपल्स आर कॉल्ड कैलेक्स एंड कलेक्शन ऑफ पेटल्स आर कॉल्ड कोरोला। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमारे आपको नज़र आ रहा होगा, ये स्टिग्मा है, स्टाइल है और फिर ओवरी है, और इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं पिस्टल। और इसके अलावा आप इसको क्या कह रहे होते हैं? कार्पल। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं? कार्पल, या फिर गाइनोशियम भी बोलते हैं जब कलेक्शन होगी
कार्पल्स की तो आप इसे गाइनोशियम बोलेंगे। इसी तरह मेल पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा एंथर और फिलामेंट, और जिसको हम स्टेमन भी बोलते हैं, और इस स्टेमन को हम एक और नाम देते हैं दैट इज़ एंड्रोशियम, जो कि कलेक्शन को कहते हैं कि बहुत सारे स्टेमन जब कलेक्टिवली बोलेंगे तो उसे क्या कहेंगे, एंड्रोशियम। ठीक है, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, उसके बाद आपको ये टहनी नज़र आ रही है जिसके ऊपर फ्लावर जो है वो सपोर्ट दिए हुए है फ्लावर को, दैट इज़ रिसेप्टिकल। ठीक है, कि जहाँ से ये स्टॉक जुड़ी होगी उसको हम क्या कह रहे हैं, रिसेप्टिकल। उसके बाद आपको छोटा सा लीफ नज़र आ रहा है और ये स्टेम है। ठीक है, स्टेम के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है, जाइलम और फ्लोइम है जो कि वेस्कुलर बंडल्स हैं, और उसके अंदर आपको कैम्बियम नज़र आ रहा होगा, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर कैम्बियम की बात की थी और जिसे मैंने कहा था सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व है। वो बेसिकली जाइलम और फ्लोइम के दरमियान में पाया जाता है और सेकेंडरी ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है, स्टेम की ग्रोथ में इन्वॉल्व होता है। आपको पता है कि एनुलर थिकनिंग जो होती है स्टेम की वो इसी कैम्बियम की बेस पर होती है, एनुअल रिंग्स जो बनती हैं वो भी इस कैम्बियम की बेस पर बनती हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ये जो बेसिक पैटर्न है फ्लावर का इसको अपने माइंड में रखना है, ताकि जो आगे हमारे पास जो सिस्टम आ रहा है क्लासिफिकेशन का, उसको हमने सारा का सारा जो सिस्टम है वो इसी पर बेस्ड है कि कैलेक्स की बेस पर, कोरोला की बेस पर, सेपल्स और पेटल्स की बेस पर। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, अगर हम इसके एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए, अब हम इसके डिसएडवांटेजेस डिस्कस करें कि इस सिस्टम के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो सबसे पहला है दिस सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम। ठीक है, कि नेचुरल सिस्टम तो इसने हमें दिया था, नेचुरल सिस्टम तो था हमारे पास ये, लेकिन ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम वाज बेस्ड ऑन नेचुरल सिस्टम एंड यूजेस सेट ऑफ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स, के मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स जो शेप के करेक्टर्स होते हैं, फ्लावर के जो शेप है या प्लांट की जो शेप है उस बेस पर इसने क्लासिफिकेशन की थी बेंथम एंड हुकर ने। बट दिस सिस्टम फेल टू गिव कंसेप्ट ऑफ फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। ठीक है, कि इस सिस्टम ने हमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स का नहीं बताया प्लांट्स के अंदर, कि फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है तो उसका हमें रिलेशनशिप नहीं पता था कि ये अपने एंसेस्टर्स के साथ किस तरह से, किस करेक्टर्स की बेस पर रिलेटेड है। ठीक है, कि किसी भी प्लांट का फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप हमें नहीं बताया गया कि वो किस तरह से एंसेस्ट्रल प्लांट से ओरिजिनेट हुए हैं या फिर एवॉल्व हुए हैं या किस तरह से इंडिपेंडेंटली एवॉल्व हुए हैं। इसमें फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशन को या फिर रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किया गया, इसीलिए ये इसका मेजर ड्रॉबैक था, मेजर डिसएडवांटेज था बेंथम एंड हुकर सिस्टम का, कि उसने जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किया। लेकिन अगर हम इसका एडवांटेज देखें तो दैट वाज नेचुरल सिस्टम दैट इज़ मोस्ट सुटेबल सिस्टम। ठीक है, एक्सेप्टेड बाय मैनी टेक्सोनोमिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें स्कीम ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि हमने क्राइटेरिया डिस्कस कर लिया, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस किए। अब हम बेसिकली मूव करेंगे स्कीम की तरफ, कि इसकी स्कीम क्या है, कि इसके अंदर कितने ग्रुप्स हैं, कितने ऑर्डर्स हैं, कितनी डिवीजन है। तो सबसे पहले है हमारे पास दिस सिस्टम डिवाइड्स द प्लांट्स इनटू टू मेजर ग्रुप्स, के सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो दो मेजर ग्रुप्स में की गई। उसके बाद हर ग्रुप के अंदर सब ग्रुप्स थे और हर सब ग्रुप के अंदर जो है वो डिवीजन्स थी। ठीक है, कि पहले हमारे पास ग्रुप्स आए और उनके अंदर सब ग्रुप्स, फिर ग्रुप्स, सब ग्रुप्स के अंदर डिवीजन्स, और डिवीजन के अंदर बहुत सारी सीरीज थी और हर सीरीज जो है वो मुख्तलिफ तरह के कोहार्ट्स में डिवाइडेड हुई हुई थी। ठीक है, फिर कोहार्ट्स जो थे उनके वो जो है फाइनली ऑर्डर्स बना रहे थे जो कि मुख्तलिफ तरह के ऑर्डर्स थे। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो सिस्टम है इसको आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक जिसमें हमने किंगडम और फाइलम से हम मूव किए थे स्पीशी की तरफ, इसमें भी जस्ट लाइक उसी तरह का रिलेशनशिप है कि ये जो हमारे पास जो ग्रुप्स होंगे वो जनरल होंगे और जैसे जैसे हम ऑर्डर्स की तरफ मूव करेंगे वो स्पेसिफिक होते जाएंगे। ठीक है, कि इनके अंदर ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ पाई जाएंगी एज़ कम्पेयर टू ग्रुप्स। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरह से सिमिलैरिटीज़ की भी लिहाज से इनको देखना है कि सबसे पहले हमारे पास दो ग्रुप्स आएंगे, उन ग्रुप्स को सब ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद डिवीजन्स आएंगी, डिवीजन्स को सीरीज़ में डिवाइड करेंगे, फिर सीरीज़ को कोहार्ट्स में, और कोहार्ट फाइनली ऑर्डर्स में डिवाइड होंगे जिनका नंबर तादाद में वो ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास स्कीम ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम देखें कि सबसे पहला जो हमने कहा कि हमने बेंथम एंड हुकर ने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया प्लांट्स को, दो ग्रुप में। तो सबसे पहला जो ग्रुप है हमारे पास दैट इज़ एंजियोस्पर्मी। ठीक है, आपको पता है एंजियोस्पर्म कौन से प्लांट है जिसे हम कहते हैं फ्लावरिंग प्लांट, जो कि सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स होते हैं, बेसिकली फ्लावर्स प्रोड्यूस करते हैं और इनके अंदर डबल फर्टिलाइजेशन इनका मेन करेक्टर होता है। तो इसके हम अगर जनरल करेक्टर डिस्कस करें एंजियोस्पर्म के, तो एंजियोस्पर्मी के दैट इज देयर ओव्यूल इज एनक्लोज्ड इन ओवरी। ठीक है, कि ओवरी इस तरह का
स्ट्रक्चर होता है, जैसे हमने फ्लावर में भी लास्ट हमने स्लाइड में देखा है कि ओवरी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं। ठीक है, कि ओव्यूल कवर हुए होते हैं ओवरी के अंदर। इसके अलावा दे आर फ्लावरिंग प्लांट, पोलिनेशन अकर इन देम। आपको ये भी बताया था कि इनके अंदर जो है पेटल्स मौजूद होती हैं, इस तरह से पेटल्स मौजूद थी इनके अंदर, जिसको हमने कहा था कि नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, जो कि हमने कहा था कि जिसका कलर अदर देन ग्रीन होता है और वो बेसिकली पोलिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प कर रही होती हैं। ठीक है, इट हैज़ 2 सब ग्रुप्स। ठीक है, हमने कहा था कि 2 ग्रुप्स हैं और उसको हमने सब ग्रुप्स में भी डिवाइड करना है। तो सबसे पहला ग्रुप है हमारे पास एंजियोस्पर्मी, और उस एंजियोस्पर्मी को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, दैट इज डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो ग्रुप्स हैं इनको भी आप लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया हुआ है, इनको डिफ्रेंशिएट भी किया हुआ है बॉटनी ए के अंदर, आप लोगों ने इनको डिटेल में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट अगर हम इसको देखें सब ग्रुप डाइकोटिलीडन को, सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें, दैट इज द सब ग्रुप ए डाइकोटिलीडन्स। डाई जैसे कि नाम से जाहिर है, डाई मीन 2, कोटिलीडन्स मतलब इसके अंदर 2 कोटिलीडन्स मौजूद होंगे इसके एम्ब्रियो के अंदर। लेकिन अगर हम इसके जनरल कैरेक्टर्स देखें, सबसे पहले है हमारे पास दीज आर हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, कि या तो ये हर्ब्स होंगी या श्रब्स होंगी या फिर ट्रीज के, तीनों तरह की जो कैटेगरीज होती हैं प्लांट्स की वो डाइकोटिलीडन्स के अंदर मौजूद होती हैं। अब आपको पता है कि हर्ब्स ऐसे प्लांट्स हैं जो कि जिनके अंदर लिटल या फिर बिल्कुल कम जो है वुडी टिश्यूज होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स। ठीक है, कि जिनकी स्टेम बहुत सॉफ्ट होती है। ठीक है, सॉफ्ट स्टेम वाले जो प्लांट्स होते हैं उनको आप कहते हैं हर्ब्स, जिनके अंदर वुड का एलिमेंट बहुत कम पाया जाता है या ना होने के बराबर होता है। अगर आप एग्जांपल लें तो इसमें वीट प्लांट, आप वीट का आप देखते हैं कि उनकी उसकी जो स्टेम है वो उसके अंदर वुड का जो पार्ट है वो ना होने के बराबर, बल्कि है ही नहीं, बल्कि उसकी जो स्टेम है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जिसकी बेस पर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, हर्ब है। ठीक है, इसी तरह श्रब की बात करें तो श्रब्स ऐसे प्लांट हैं जो कि फ्लावरिंग प्लांट तो हैं, लेकिन उनकी जो साइज होता है वो साइज में भी छोटे होते हैं और उनके अंदर जो वुड का पैटर्न है, वुड उनके अंदर मौजूद होती है। ठीक है, कि स्ट्रॉन्ग वुड इनके अंदर मौजूद होती है, लेकिन वुड जो है वो डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड होती है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल ये प्लांट है लेकिन इसकी जो ब्रांचिंग है वो बेसल पोर्शन से ही स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, कि ऐसे इसकी जो वुडी प्लांट होता है ये, और वुडी ब्रांचेस होती हैं इसकी, और यहीं से इसकी ब्रांचेस स्टार्ट हो जाती हैं बेसल पोर्शन से ही। इसकी अगर हम एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास रोज़ का प्लांट आ जाता है, रोज़। ठीक है, कि रोज़ अगर आपने देखा हो गुलाब का पौधा, उसमें भी इसी तरह का वो जो है श्रब प्लांट है हमारे पास। ठीक है, जिसकी जो ब्रांचिंग है वुडी ब्रांचिंग वो बेसल पोर्शन से ही स्टार्ट हो जाती है। और हर्ब हमने कहा कि सॉफ्ट जो है वो स्टेम होती है उसके अंदर, और वुड का पैटर्न बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है। इसी तरह श्रब के अंदर वुड होती है जो कि स्टेम बनाती है, और स्टेम जो बेसल पोर्शन से ही डिवाइड होना शुरू हो जाती है, जस्ट लाइक अ रोज प्लांट। ठीक है, और ट्रीज आप जानते हैं कि ट्रीज जो है उनके अंदर सिंगल वुडी स्टेम मौजूद होती है। ठीक है, ऐसे सिंगल जो है वुडी स्टेम होती है बहुत बड़ी, जो इस तरह से, और ऊपर इसका प्लांट का स्ट्रक्चर मौजूद होता है, और ये नीचे जो है वो स्टेम होती है जो कि वुड से मिलकर बनी होती है, जिसे हम कहते हैं वुडी स्टेम। तो ये आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट करना है हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में। और बेसिकली जो डाइकोटिलीडन्स हैं उनके अंदर तीनों तरह की कैटेगरीज आ जाती हैं, हर्ब्स भी आ जाती हैं, श्रब्स भी आ जाती हैं, और ट्रीज भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टेम है सेंट्रल पिथ, के स्टेम के अंदर पिथ मौजूद होती है, जैसे हमने लास्ट कुछ स्लाइड्स में डिस्कस किया था कि जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पिथ और कैम्बियम। तो हमने इसमें कह रहे हैं डाइकोटिलीडन्स के अंदर पिथ मौजूद है। इसके अलावा रेटिकुलेट वेनेशन होती है। ठीक है, रेटिकुलेट वेनेशन भी हम लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि प्लांट के अंदर अगर इस तरह की वेनेशन पाई जाए जो कि वेब लाइक पैटर्न बनाए, नेटवर्क बनाए, लीफ ब्लेड के अंदर वेनेशन जो है उसकी वेन्स जो है वो इस तरह से वेब बनाए, एक नेट बनाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। तो ये जो डाइकोटिलीडन्स है इनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन पाई जाती है। इसके अलावा एम्ब्रियो के अंदर 2 कोटिलीडन्स मौजूद होते हैं, जैसे कि हमें नाम से जाहिर है कि डाई कोटिलीडन्स हैं, तो इसका मतलब है इनके अंदर कितने कोटिलीडन्स होंगे, 2। तो ये थे हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डाई कोटिलीडन्स, जो कि सब ग्रुप है हमारे पास। अब हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है
इस सब ग्रुप को कितने जो है वो डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, हमने कहा था कि 2 ग्रुप्स हैं और उन ग्रुप्स को हमने सब ग्रुप्स में डिवाइड किया है और फिर ग्रुप्स को मज़ीद हमने डिवीजन्स में डिवाइड किया है और डिवीजन्स को सीरीज़ में और फिर सीरीज़ को कोहॉर्ट्स एंड ऑर्डर्स में। ठीक है, तो अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं डाइकोटिलिडन्स, हमने सब ग्रुप्स तक डिस्कस कर लिया है। डाइकोटिलिडन इज अ सब ग्रुप। ठीक है, अब हमने जो डिस्कस करना है दैट इज अबाउट द डिवीजन। ठीक है, कि अब मजीद डिवीजन्स क्या हैं। तो हमारे पास जो डाइकोटिलिडन्स हैं इसकी 3 डिवीजन्स हैं, दैट इज पॉलीपेटली डिवीजन, गैमोपेटली एंड डिवीजन मोनोक्लेमिडी। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास इसकी डिवीजन्स हैं। डिवीजन की बात करें, फर्स्ट डिवीजन है हमारे पास डिवीजन पॉलीपेटली। पोली जैसे कि नाम से जाहिर है, पोली मीन्स मैनी, पेटली मतलब पेटल्स, कि इसके अंदर बहुत सारी पेटल्स होंगी जो कि आपस में जुड़ी नहीं होंगी बल्कि फ्री होंगी। लिखा हुआ है करेक्टर इसका, पेटल्स आर फ्री। ठीक है, कि इसकी पेटल्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगी, फ्री होंगी, और इसके अलावा कैलक्स और कोरोला इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, कैलक्स आपको बता चुकी हूँ। कैलक्स क्या होता है, जब बहुत सारी सेपल्स इकट्ठी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कैलक्स। और कोरोला जो है वो अरेंजमेंट है पेटल्स की जो कि आपस में इकट्ठी होती हैं, तो उसे हम कहते हैं कैलक्स और कोरोला। ठीक है, तो इनके अंदर दोनों मौजूद होती हैं और पेटल्स एक दूसरे से अलग होती हैं, फ्री होती हैं, दैट इज पोली पेटली। तो ये डिवीजन हो गई और इस डिवीजन को 3 सीरीज में डिवाइड किया जाता है, 3 सीरीज में, दैट इज थैलेमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी एंड कैलेसी फ्लोरी। ठीक है, तो इनकी अगर हम इनके करेक्टर्स की बात करें कि ये थैलेमी फ्लोरी क्या है। थैलेमी फ्लोरी जो है वो सीरीज है जिसके अंदर पेटल्स और स्टेमन्स जो होते हैं वो हाइपोगाइनस होते हैं। मींस इसके अंदर जो ओवरी होती है वो हाइपोगाइनस होती है। आपको पता है कि हाइपोगाइनस ऐसी ओवरी जिसमें ओवरी सुपीरियर होती है और बाकी जो करेक्टर्स हैं फ्लोर के वो उसके लोअर साइड पर मौजूद होते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओवरी सुपीरियर। ठीक है, और डिस्की फ्लोरी की बात करें, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है डिस्क। ठीक है, तो इसके अंदर कोई डिस्क पाई जाती है, वो डिस्क कौन सी होती है, नेक्टेरीफेरस डिस्क। नेक्टेरीफेरस डिस्क, नेक्टेरी। ठीक है, नेक्टेरी नाम से जाहिर हो रहा है नेक्टर। ठीक है, नेक्टर जो आपको पता है एक जो है वो मटेरियल है जो कि पोलिनेशन में हेल्प करता है इंसेक्ट्स को। तो नेक्टेरीफेरस डिस्क ऐसी डिस्क जिसके अंदर नेक्टर बनेगा। ठीक है, और ये नेक्टेरीफेरस डिस्क कहाँ पाई जाती है, आपको पता है, ये जो मैंने रिसेप्टिकल बनाया आपने देखा था फ्लावर के अंदर, रिसेप्टिकल जहाँ से स्टॉक जुड़ी हुई थी, जहाँ से फ्लावर जुड़ा हुआ था, उसके अंदर इस तरह की डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है उसके टॉप पर, जिसको हम कहते हैं नेक्टेरीफेरस डिस्क। और उस डिस्क के अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होता है जो कि पोलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास सीरीज है डिस्की फ्लोरी, इनके अंदर नेक्टेरीफेरस डिस्क मौजूद होती है और इसके अलावा ये भी ओवरी इनके अंदर भी सुपीरियर ही होती है, जैसे कि थैलेमी फ्लोरी के अंदर भी ओवरी सुपीरियर थी, इनके अंदर भी ओवरी सुपीरियर होती है, लेकिन इनका करेक्टर क्या है कि इसके अंदर डिस्क पाई जाती है जो कि नेक्टर प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट है हमारे पास कैलेसी फ्लोरी। ठीक है, कैलेसी फ्लोरी की बात करें तो इसके अंदर जो ओवरी है वो या तो पेरीगाइनस होगी या फिर एपीगाइनस। एपीगाइनस मतलब ओवरी इन्फीरियर होगी या फिर ओवरी की जो पोजीशन है, मींस जो हमारे पास कार्पल्स होती हैं उसकी जो पोजीशन है वो स्टेमन्स के अलाइक होती है। ठीक है, स्टेमन्स कार्पल्स की पोजीशन जो है वो सेम होती है, उसे हम क्या कहेंगे, पेरीगाइनस। और एपीगाइनस क्या होती है, एपीगाइनस ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ओवरी इन्फीरियर होती है। ठीक है, कि ओवरी इन्फीरियर होती है, तो उस केस में, किस केस में, कैलेसी फ्लोरी। होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आपको ये जो ओवरी इन्फीरियर है, ओवरी सुपीरियर है, ये करेक्टर्स आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी ये डिटेल में डिस्कस किए थे। ठीक है, तो थैलेमी फ्लोरी जिसके अंदर जो है ओवरी सुपीरियर है, इसके अंदर भी ओवरी सुपीरियर है, इसके अंदर या तो ओवरी इन्फीरियर है या फिर ओवरी सेम है स्टेमन्स के साथ। ठीक है, तो ये 3 सीरीज हो गई हमारे पास। इसके बाद है जो हर सीरीज है उसको बहुत सारे कोहार्ट्स और बहुत सारे ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। तो ये थी हमारे पास डिवीजन पोली पेटली। नेक्स्ट सेकंड डिवीजन की तरफ चलें, दैट इज गैमो पेटली। गैमो जैसे कि नाम से जाहिर है, गैमो मीन होता है फ्यूज हो जाना, पेटली मीन्स पेटल्स का। तो इसका मतलब है इसके अंदर जो पेटल्स होंगी दैट आर द नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेटल्स, और वो पेटल्स क्या होंगी, आपस में फ्यूज हुई होंगी। ठीक है, कैलक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड। कैलक्स और कोरोला आपस में फ्यूज हुई होंगी। ठीक है, कैलक्स सेपल्स को कह रहे हैं और कोरोला पेटल्स को कह रहे हैं जो कि आपस में फ्यूज हुई होंगी। स्टेमन्स आर फ्यू एंड आर अटैच टू कोरोला। ठीक है, कि स्टेमन्स बहुत कम तादाद में होंगे और वो भी कोरोला मतलब पेटल्स के साथ अटैच हुए होंगे।
ठीक है, इसकी सीरीज की बात करें डिवीजन गैमोपेटली की, तो इसकी हमारे पास 3 सीरीज आ जाती हैं, दैट इज इन्फीरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पिलेटी। ठीक है, अगर इनमें इनके करेक्टर्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फीरी है, इनके अंदर इन्फीरी नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर जो ओवरी होगी दैट इज इन्फीरियर। ठीक है, कि ओवरी इन्फीरियर होगी, मतलब जो बाकी करेक्टर्स हैं वो ऊपर से अराइज हो रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये ओवरी है तो जो स्टेमन्स होंगे वो यहाँ से अराइज हो रहे होंगे। ठीक है, ओवरी नीचे रह जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्फीरियर ओवरी। ठीक है, तो इसके अंदर इन्फीरियर ओवरी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास हेट्रोमेरी। हेट्रोमेरी क्या होता है, हेट्रोमेरी के अंदर जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है। ठीक है, कि ओवरी सुपीरियर होगी, बाकी जो करेक्टर है फॉर एग्जांपल ये ओवरी है तो ये ऊपर रहेगी, बाकी जो हमारे पास ये जो स्टेमन्स हैं या कार्पल या जो हमारे पास सेपल्स और पेटल्स होंगी वो भी इसके नीचे से ही अराइज हो रही होंगी, तो उसे हम क्या कहेंगे, ओवरी सुपीरियर। ठीक है, तो इसके अंदर हेट्रोमेरी के अंदर भी ओवरी सुपीरियर होती है। इसके अलावा इसके अंदर 2 कार्पल्स पाए जाते हैं या 2 से ज़्यादा। ठीक है, कार्पल्स या तो 2 होंगे या फिर 2 से ज़्यादा, मीन्स जो ओवरी होंगी या तो 2 होंगी या फिर 2 से ज़्यादा होंगी। ठीक है, और इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास बाइकार्पिलेटी। ठीक है, बाइकार्पिलेटी नाम से जाहिर हो रहा है, बाई मीन 2, कार्पिलेटी मीन कार्पल। ठीक है, तो इनके अंदर 2 कार्पल्स पाए जाएंगे, मीन्स इनके अंदर 2 ओवरी मतलब इनके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 2 होंगे, पिस्टल्स 2 होंगे इनके अंदर। ठीक है, और इनके अंदर भी ओवरी सुपीरियर होगी। ठीक है, ओवरी सुपीरियर होगी, इसके अंदर भी हमने ओवरी सुपीरियर कहा और इसके अंदर हमने कहा ओवरी इन्फीरियर है। लेकिन इन दोनों का डिफरेंस क्या है कि इसके अंदर 2 से ज़्यादा कार्पल्स होंगे जबकि इसके अंदर 2 कार्पल्स होंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये करेक्टर्स याद रखने हैं। नेक्स्ट हमने क्या कहा है कि डिवीजन गैमोपेटली को हमने सीरीज में डिवाइड किया, दैट आर 3, और इन सीरीज को कोहार्ट्स और ऑर्डर्स में डिवाइड करें तो बहुत सारे कोहार्ट्स आ जाते हैं हमारे पास और बहुत सारे ऑर्डर्स आ जाते हैं इनके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड डिवीजन है हमारे पास, दैट इज मोनोक्लेमिडी। ठीक है, मोनोक्लेमिडी क्या है कि इसके अंदर हमारे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। मोनो मीन्स 1। ठीक है, तो 1 नाम से जाहिर हो रहा है कि इसके अंदर यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स जिसके अंदर या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद हो या फिर फीमेल, दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं होंगे। या तो कार्पल्स मौजूद होंगे या फिर स्टेमन्स मौजूद होंगे। फॉर एग्जांपल फ्लावर है तो या तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्टेमन्स होंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ कार्पल्स होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और इसके अंदर क्या होता है, फॉर्म पेरियंथ। ठीक है, कि पेरियंथ एक न्यू वर्ड है, इसमें क्या होता है, अगर कैलक्स और करोला जो है हमारे पास वो अनडिफ्रेंशिएटेड है, मीन्स हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेरियंथ। मतलब वो आपस में फ्यूज हो चुके हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसकी वजह से हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो उसे क्या कहेंगे, पेरियंथ। ठीक है, कि ये हमारे पास होती हैं पेटल्स जो कि नॉन ग्रीन होती हैं और उनके नीचे हमारे पास इस तरह से जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेपल्स। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास स्टॉक होती है फ्लावर की, तो ये हमारे पास है पेटल्स, और ये जो स्मॉल ग्रीन कलर में होती हैं, ये वाली ग्रीन कलर में होती हैं, इनको हम क्या कहते हैं, सेपल्स। अगर ये दोनों सेपल्स और पेटल्स जो हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होंगी, आपस में जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे हम इन दोनों में, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, पेरियंथ। और इस मोनोक्लेमिडी के अंदर जो है वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, मीन्स या सिर्फ ओवरी पाई जाती है। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करें कि इसके अंदर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही पाया जाएगा। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। और इसके अलावा इसके अंदर पेरियंथ बनते हैं, मीन्स जो कैलक्स और कोरोला हैं वो अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसकी सीरीज की बात करें तो हमारे पास इसकी 6 सीरीज हैं, दैट फर्स्ट की है दैट इज कर्वेम्बरी। ठीक है, कर्व, कर्व नाम से जाहिर हो रहा है कि कर्व हो जाएगा, आगे लिखा हुआ है एम्ब्री। ठीक है, एम्ब्रियो, यहाँ से नाम निकला एम्ब्रियो। तो आप लोगों ने जो याद रखना है वो लॉजिकल नेम्स हैं, उसी से उसके करेक्टर्स जो हैं वो डिराइव हो रहे हैं, नेम से ही करेक्टर डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, कर्व से लफ्ज लिखना है और एम्ब्रियो। ठीक है, 2 लफ्ज हैं, एक कर्व और एक एम्ब्रियो। इसमें क्या होगा कि एम्ब्रियो जो है वो कर्व्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा, किसके गिर्द, एंडोस्पर्म के गिर्द। ठीक है, आपको पता है सीड होता है एक स्ट्रक्चर, और उस सीड के अंदर एक टिश्यू पाया जाता है जिसे हम नाम देते हैं एंडोस्पर्म, जो कि स्पंजी टिश्यू होता है और जो है न्यूट्रिशन दे रहा होता है सीड को, ये एंडोस्पर्म। ठीक है, और आपको ये भी मालूम है ये एंडोस्पर्म अगर एंजियोस्पर्म के अंदर बनता है जो कि फ्लावरिंग प्लांट है, तो ये बेसिकली किसके नतीजे में बनता है, डबल फर्टिलाइजेशन के नतीजे में ये एंडोस्पर्म बनता है। और ये जो एंडोस्पर्म का टिश्यू है ये ट्रिप्लॉइड होता है। ठीक है, कि इसके अंदर 3N जो है वो
ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। और आपको ये भी पता है कि ये ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कैसे बना था, क्योंकि आप लोगों ने जब एंजियोस्पर्म का लाइफ साइकिल डिस्कस किया था बॉटनी ए में, तब आप लोगों ने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा होता है सीड को, और ये ट्रिप्लॉइड टिश्यू है। और ये एम्ब्रियो के गिर्द पाया जा रहा है। ठीक है, कि अगर ये जो एम्ब्रियो है वो इस एंडोस्पर्म के गिर्द कर्व हो जाए, मुड़ जाए, तो उस जो सीरीज को हम क्या कहेंगे, कर्व एम्ब्री। ठीक है, तो ये हमारे पास कर्व एम्ब्री हो गई जो कि फर्स्ट सीरीज थी। नेक्स्ट हमारे पास सीरीज है मल्टी ओव्यूलेटी। मल्टी मीन्स मैनी, ओव्यूलेटी जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है ओव्यूल। ठीक है, कि ऐसे फ्लावर्स या ऐसे स्ट्रक्चर जिसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स पाए जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूमरस ओव्यूल्स होंगे उनके अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी ओव्यूलेटी। नेक्स्ट है माइक्रो एम्ब्री। ठीक है, माइक्रो मीन स्मॉल, एम्ब्री मीन एम्ब्रियो। ठीक है, कि इन फ्लावर्स के गिर्द जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो इनके अंदर बहुत स्मॉलर होगा, और जितने भी फ्लावर्स के अंदर एम्ब्रियो स्मॉलर होगा उसको हम इस कैटेगरी के अंदर प्लेस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास डेफ नेल्स। डेफ नेल्स में क्या होता है कि ओवरी यूजुअली जो होती है उसके अंदर वन कार्पल होता है और सिंगल ही ओव्यूल होता है। ठीक है, कि एक ही कार्पल होता है, वन कार्पल, और उस कार्पल के अंदर भी एक ही ओव्यूल मौजूद होता है। ठीक है, कार्पल्स मतलब कार्पल मीन ओवरी, और एक ही ओवरी होगी और उस ओवरी के अंदर भी एक ओव्यूल होगा जो कि सीड बनाएगा और एंडोस्पर्म बनाएगा नेक्स्ट में जाकर। नेक्स्ट है हमारे पास एक क्लेमेडोस्पोरी। एक क्लेमेडोस्पोरी में क्या होता है कि ओवरी इंफीरियर होती है और उसके अंदर यूनिलॉक्यूलर ओवरी होती है। ओवरी है भी इंफीरियर और यूनिलॉक्यूलर है। लॉक्यूलर आपको पता है कि ओवरी अगर सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, ठीक है, कि ओवरी की बात करें तो ओवरी इस तरह से सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। ये ओवरी हमने बनाई और उसके अंदर ओव्यूल्स होते हैं। अगर ओवरी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है तो उन सेगमेंट्स को हम नाम देते हैं लॉक्यूल। ठीक है, कि जितने सेगमेंट्स होंगे उसकी बेस पर हम इसे यूनिलॉक्यूलर कहेंगे, बाईलॉक्यूलर कहेंगे, ट्राईलॉक्यूलर कहेंगे। तो इस एक क्लेमेडोस्पोरी के अंदर क्या होता है कि एक ही जो ओवरी जो है इंफीरियर है और उसके अलावा जो लॉक्यूल्स हैं वो यूनिलॉक्यूलर हैं। ठीक है, और उस यूनिलॉक्यूलर के अंदर 1 से 3 तक ओव्यूल्स पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये करेक्टर्स हो गए हमारे पास एक क्लेमेडोस्पोरी के। इसके बाद यूनिसेक्सुएल्स। ठीक है, लास्ट सीरीज है हमारे पास मोनोक्लेमिडी की, दैट इज यूनिसेक्सुएल्स। यूनि मीन वन, सेक्सुअल मीन सेक्सुअल। ठीक है, मतलब एक ही सेक्स पाई जाएगी। मतलब ये वाले जो फ्लावर्स होंगे यूनिसेक्सुअल होंगे, या तो उनके अंदर स्टेमन्स पाए जाएंगे या फिर कार्पल्स पाए जाएंगे, एट अ टाइम दोनों मौजूद नहीं होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास थी सीरीज डिवीजन मोनोक्लेमिडी की, जिसको हमने 6 सीरीज में डिवाइड किया। उसके हमने करेक्टर्स डिस्कस किए एक एक करके, और इसके अलावा जो इसके कोहार्ट्स और ऑर्डर्स होते हैं वो जो है बहुत सारे कोहार्ट्स हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स हमारे पास पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास डिवीजन्स और सीरीज़, और हमने कोहार्ट्स की बात की। बेसिकली डाइकोटिलीडन सब ग्रुप था हमारे पास, और ये ग्रुप किसका था हमारे पास, ये ग्रुप था एंजियोस्पर्मी का। और फर्स्ट ग्रुप था हमारे पास एंजियोस्पर्मी, उसका सब ग्रुप था हमारे पास डाइकोटिलीडन, और उसकी हमने डिवीजन और सीरीज़ की बात की। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट मूव करते हैं हम, दैट इज़ अबाउट सब ग्रुप मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, कि हमने पहला ग्रुप डिस्कस किया, दैट वाज डाइकोटिलिडन। अब हमने सेकंड ग्रुप डिस्कस करना है, दैट इज़ मोनोकोटिलिडन। मोनो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, मोनो मीन वन, कॉटिलीडन मीन कॉटिलीडन जो होंगे इनके अंदर एक पाए जाएंगे, इसके एम्ब्रियो के अंदर एक कॉटिलीडन होगा। ठीक है, और इसका नेक्स्ट कैरेक्टर है, दे आर मोस्टली हर्ब्स। ठीक है, कि ये ज़्यादातर हर्ब्स होती हैं। इसका मतलब है ये जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था डाइकोटिलीडन, उसमें हमने कहा था कि हर्ब्स भी आती हैं, श्रब्स भी आती हैं और ट्रीज भी आते हैं उसके अंदर, लेकिन इसके अंदर जो ज़्यादातर आएंगी वो ज़्यादातर हर्ब्स ही होंगी। और हर्ब्स को भी हमने डिफाइन किया था कि ऐसे प्लांट जो कि शॉर्ट होते हैं और उनके अंदर सॉफ्ट स्टेम पाई जाती है। ठीक है, कि उसके अंदर वुडी जो पार्ट है वो बहुत कम होता है या ना होने के बराबर होता है, और इसकी एग्जांपल भी हमने डिस्कस की थी, दैट इज़ वीट प्लांट। आप जानते हैं वीट का प्लांट अगर आपने देखा हो तो उसकी स्टेम जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। इसके अलावा ग्रासेस वगैरह जो होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं। तो ऐसे प्लांट जो कि हर्ब्स हैं वो सारे के सारे मोनोक्लेमिडी से, मोनोकोटिलीडन से जो है बिलोंग करेंगे, सब ग्रुप मोनोकोटिलीडन्स के अंदर आएंगे। इसके अलावा इनके अंदर जो स्टेम है उसके अंदर पिथ मौजूद नहीं होती, मतलब इनकी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर पिथ नहीं है तो कैम्बियम भी मौजूद नहीं होगा, जिसकी वजह से जो एक्टिविटी है कैम्बियम की वो भी नहीं होगी। वेस्कुलर बंडल्स जो होंगे वो स्कैटर्ड होंगे कॉर्टेक्स के रीजन में।
ठीक है, आपको पता है कि एपिडर्मिस पाई जाती है प्लांट्स के अंदर और उसके नीचे कॉर्टेक्स होती है, और वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्कैटर्ड होंगे कॉर्टेक्स के अंदर। लीव्स हैव पैरेलल वेनेशन, जैसे हमने डाइकोटिलीडन्स में डिस्कस किया था कि उसके अंदर जो वेनेशन है वो रेटिकुलेट थी। इसके अंदर हम डिस्कस करें कि इसके अंदर पैरेलल वेनेशन पाई जाती है। पैरेलल हमने डिस्कस भी किया था कि पैरेलल इस तरह से अरेंज होती हैं वेन्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरेलल वेनेशन। ठीक है, इसके अंदर एक कॉटिलीडन मौजूद होता है क्योंकि नाम से जाहिर है, दैट इज मोनोकॉटिलेडिनस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास जनरल कैरेक्टर्स ऑफ सब ग्रुप मोनोकॉटिलेडिनस। नेक्स्ट अगर हम इसके डिवीजन्स देखें, ठीक है, तो इसकी डिवीजन हमारे पास दिस सब ग्रुप हैज़ नो डिवीजन। ठीक है, कि हमने कहा था कि पहले हम ग्रुप देखेंगे फिर सब ग्रुप देखेंगे और उस सब ग्रुप के अंदर बहुत सारी डिवीजन्स होंगी, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस मोनोकॉटिलिडनस के अंदर कोई डिवीजन नहीं है, लेकिन इसके अंदर सीरीज मौजूद है। ठीक है, सीरीज इसके अंदर हैं, और वो सीरीज कितनी है हमारे पास, 7 सीरीज है हमारे पास, 7 सीरीज हैं। और उसमें सबसे पहले हमारे पास माइक्रोस्पर्मी। ठीक है, माइक्रोस्पर्मी इसमें क्या होगा कि ओवरी जो है वो इन्फीरियर होगी, ओवरी इन्फीरियर होगी और सीड्स बहुत ज़्यादा स्मॉल होंगे। ठीक है, सीड्स स्मॉल होंगे क्योंकि नाम से जाहिर हो रहा है माइक्रोस्पर्मी। माइक्रो मीन स्मॉल, जो इसके सीड्स होंगे, स्पर्म जो होंगे, सीड्स जो होंगे वो स्मॉल होंगे, जिसकी बेस पर हम इसे कह रहे हैं कि इसकी ओवरी इन्फीरियर है और साथ साथ सीड्स जो हैं बहुत स्मॉल होंगे। इसके अलावा नेक्स्ट है हमारे पास सीरीज, दैट इज़ एपीगाइनी। एपीगाइनस, जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, आपको पता है 3 कंडीशन है ओवरी की, दैट इज हाइपोगाइनस, एपीगाइनस एंड पेरीगाइनस। तो इसमें आपको नाम से जाहिर हो रहा है एपीगाइनी है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो ओवरी होगी वो एपीगाइनस होगी, मींस ओवरी इन्फीरियर होगी। ठीक है, एपीगाइनस का मतलब आपको पता है कि ओवरी इन्फीरियर को एपीगाइनस बोलते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर ओवरी इन्फीरियर होगी। नेक्स्ट कैटेगरी है सीरीज की हमारे पास कोरोना रेसी। ठीक है, कोरोना रेसी में क्या है हमारे पास, ओवरी सुपीरियर होती है और पेरियंथ बेसिकली पेटालॉइड होता है। ठीक है, ओवरी सुपीरियर है और पेरियंथ पेटालॉइड पेरियंथ होता है, पेटालॉइड। ठीक है, पेटालॉइड पेरियंथ क्या होता है, आपको पेरियंथ का पता है कि जब अनडिफ्रेंशिएटेड कैलक्स और कोरोला होते हैं उनको इकट्ठे हम क्या कहते हैं, पेरियंथ। अब मैंने यहाँ पर एक नया लफ्ज यूज़ किया है, दैट इज़ पेटालॉइड। ठीक है, पेटालॉइड मीन पेटल्स। ठीक है, कि जब हमारे पास जो पेटल्स होंगी, जो सेपल्स हैं वो भी पेटल्स की तरह दिख रही होंगी, मतलब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। पेरियंथ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पेरियंथ ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें हम स्टेमन्स और कार्पल्स को जो कैलक्स और कोरोला हैं उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। तो इसके अंदर जो सेपल्स होती हैं वो भी पेटल्स की तरह ही दिख रही होती हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, पेरियंथ पेटालॉइड। ठीक है, तो इसके अंदर सुपीरियर ओवरी होगी और पेरियंथ पेटालॉइड होगा। नेक्स्ट इज कैलेसिनेसी। इसके अंदर भी क्या होता है कि ओवरी जो है वो सुपीरियर होती है और जो पेरियंथ है वो सेपलॉइड होता है। ठीक है, इसके अंदर मैंने पेटालॉइड बोला, इसके अंदर मैं कह रही हूँ सेपलॉइड। सेपलॉइड मीन्स जो पेटल्स हैं वो सेपल्स की तरह दिखेंगी, तो उसे हम क्या कहेंगी, सेपलॉइड। पेरियंथ इज सेपलॉइड, के दोनों जो है वो आपस में मिक्स हो रहे होंगे, अनडिफ्रेंशिएटेड होंगे। नेक्स्ट इज न्यूडी फ्लोरी। ठीक है, न्यूडी, जैसे न्यूडी नाम से जाहिर होता है, न्यूडा कहते हैं कि किसी चीज़ का ना होना, ख़त्म हो जाना, तो इसमें भी यहाँ से नाम से जाहिर है कि इसके अंदर जो पेरियंथ होगा वो नहीं होगा, पेरियंथ लैकिंग, मतलब पेरियंथ एब्सेंट होगा। पेरियंथ किसे कह रहे हैं, कलेक्शन को कह रहे हैं, कोरोला और कैलेक्स की, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोरोला और कैलेक्स मौजूद नहीं होंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो ओवरी होगी वो सुपीरियर होगी। ठीक है, इसके अंदर हम सब के अंदर कह रहे हैं कि ओवरी सुपीरियर है, सिवाय एपीगाइनी के, जिसके अंदर नाम से जाहिर हो रहा था कि एपीगाइनस कंडीशन होगी ओवरी की। नेक्स्ट इज एपोकार्पी। एपोकार्पी में क्या होता है, कार्पल्स फ्री होते हैं, जैसे नाम से जाहिर है एपोकार्पी, कार्पी मीन्स कार्पल्स, तो इसके अंदर जो कार्पल्स होंगे वो फ्री होंगे, मतलब एक दूसरे से अटैच नहीं होंगे। कार्पल्स किसे कहते हैं आप, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जिसके अंदर ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आ जाता है, वो अगर एक से ज़ायद मौजूद हैं, अगर वो आपस में फ्यूज़ होते हैं तो उसे हम गैमो कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि एपोकार्पी की कंडीशन है, मींस कार्पल्स आपस में फ्यूज़ नहीं है बल्कि फ्री हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूमेसी। ठीक है, ग्लूमेसी में क्या होता है, हमारे पास जो पेरियंथ होता है वो स्मॉल इन साइज़ होता है। ठीक है, कि उसका पेरियंथ जिसके अंदर कैलेक्स और कोरोला आ जाते हैं वो हमारे पास स्मॉल होता है, मतलब साइज़ में ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास सब ग्रुप हमारे पास था गैमो जिम्नो, सब ग्रुप था हमारे पास मोनोकॉटिलिडनी, और उसकी हमने सीरीज़ की बात की है।
नेक्स्ट हमने देखना है ग्रुप 2 दैट इज जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, हमने ग्रुप 1 डिस्कस किया था दैट वाज एंजियोस्पर्मी दैट आर फ्लावरिंग प्लांट। अब हम डिस्कस कर रहे हैं जिम्नोस्पर्मी दैट आर नॉन फ्लावरिंग प्लांट। होप सो स्टूडेंट्स आपको इसके डिफरेंसेस अच्छे से आते होंगे, क्योंकि ये हम नई चीज़ नहीं पढ़ रहे बल्कि हमने इसको बॉटनी ए में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जिम्नोस्पर्मी ऐसे प्लांट हैं जो कि नॉन फ्लावरिंग होते हैं। ठीक है, इसके जनरल करेक्टर्स देखें तो इसमें क्या है, दे आर श्रब और ट्रीज। ठीक है, कि ये या तो श्रब्स होते हैं या फिर ट्रीज होते हैं, इनके अंदर हर्ब्स मौजूद नहीं होती। इसके अलावा स्टेम है सेंट्रल पिथ, स्टेम के अंदर सेंट्रल पिथ होती है। वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट इन रिंग्स। ठीक है, कि वेस्कुलर बंडल्स इस तरह से रिंग्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं कि जाइलम और फ्लोइम्स इस तरह से एक दूसरे के गिर्द रिंग बना रहे होते हैं, जो कि आपने डिटेल में डिस्कस भी किए हुए हैं जब आपने स्ट्रक्चर डिटेल में डिस्कस किया था स्टेम का, रूट का, जब आप बॉटनी ये पढ़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज सेकेंडरी ग्रोथ अकर ड्यू टू कैम्बियम, कि इनके अंदर भी वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान एक टिश्यू पाया जाता है दैट इज कैम्बियम दैट इज इन्वॉल्व इन द सेकेंडरी ग्रोथ। लीव्स आर नीडल लाइक। ठीक है, नीडल लाइक इनके लीव्स होते हैं, इस तरह से इनके नीडल लाइक लीव्स होते हैं, जिसको आपने कहा था कि वो नीडल लाइक लीव्स जो हैं वो कोन्स बनाते हैं। इनके अंदर कोन्स पाई जाती हैं, मेल और फीमेल कोन्स दैट आर इन्वॉल्व इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आपने साइकस और पाइनस का लाइफ साइकिल पढ़ते हुए डिटेल में डिस्कस भी किया था। मेल और फीमेल कोन्स भी आपने डिस्कस की थी, उनके स्ट्रक्चर भी डिस्कस किए थे। दैट इज ऑल अबाउट द जिम्नोस्पर्मी। ठीक है, और इसके अलावा इसका बेसिक करेक्टर क्या होता है, ओव्यूल इज नेकिड। ठीक है, कि जैसे हमने डिस्कस किया कि ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। ऑब्वियसली अगर नॉन फ्लावरिंग है तो उसके अंदर ओवरी भी नहीं होगी। अगर ओवरी नहीं होगी तो इसका मतलब है जो ओव्यूल है वो कवर नहीं होगा ओवरी से, बल्कि वो नेकिड होगा, उसके अंदर ओवरी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे पास जनरल करेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्मी दैट इज द सेकंड ग्रुप ऑफ बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन सिस्टम। अगर हम इसके मजीद डिवीजन्स की बात करें कि इसमें डिवीजन्स क्या हैं, तो इसके अंदर बेसिकली हमारे पास 3 ऑर्डर्स आ जाते हैं। ठीक है, कि ऑर्डर्स इसके अंदर हमारे पास हैं ऑर्डर निटेसी। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास कोनीफेरी एंड साइकेडेसी। ठीक है, कहते हमारे पास 3 ग्रुप्स हैं, इसके 3 ऑर्डर्स हैं, सॉरी, निटेसी, कोनीफेरी एंड साइकेडेसी। निटेसी में क्या होता है कि इसके अंदर एक प्लांट आ जाता है दैट इज नीटम। ठीक है, कि इसमें नीटम एक प्लांट आ जाता है, और बाकी जो 2 प्लांट है उससे तो आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर भी हैं, आपने इसके डिटेल में स्ट्रक्चर भी पढ़े हैं। कोनीफेरी में हमारे पास इंक्लूड होता है पाइनस, जिसका आपने लाइफ साइकिल डिटेल में डिस्कस भी किया है। और इसके अलावा जो साइकेडेसी है, जैसे कि नाम से जाहिर है इसके अंदर कौन सा प्लांट आएगा, दैट इज़ साइकस विच इज़ जिम्नोस्पर्म प्लांट, और इसका आपने लाइफ साइकिल डिटेल में डिस्कस भी किया है। ठीक है, तो हमारे पास जो है इसके 3 ऑर्डर्स हैं दैट इज़ निटेसी, कोनीफेरेसी और साइकेडेसी, और इसके प्लांट्स हमारे पास इसकी एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने उसको बेसिकली 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। तमाम तरह के प्लांट्स को हमने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, एंजियोस्पर्मी और जिम्नोस्पर्मी। हमने एंजियोस्पर्मी को कहा कि वो फ्लावरिंग प्लांट हैं और जिम्नोस्पर्म्स को कहा कि वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। फिर हमने एंजियोस्पर्म्स को 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया दैट आर डाइकोटिलीडन्स एंड मोनोकोटिलीडन्स, और उन जो 2 ग्रुप्स हैं उनको हमने सब ग्रुप्स हैं उनको हमने मजीद डिवीजन्स और ऑर्डर्स में और कोहार्ट्स में डिवाइड किया, सीरीज में डिवाइड किया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थी हमारे पास बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज मोस्ट सुटेबल देन द लीनियर सिस्टम। होप सो स्टूडेंट्स आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट जो है हम मज़ीद क्लासिफिकेशन सिस्टम डिस्कस करेंगे प्लांट के। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।